गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। चलिए, हम आज का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ ज़रूरी सूचना आप लोगों को दे दूं। सबसे पहली बात तो आज से 7, 8 और 9th का भी क्लास स्टार्ट हो रहा है। यदि आपके कोई भी छोटे भाई बहन हैं या फिर आपके आस पड़ोस में जो इच्छुक हैं, जो इंटरेस्टेड हैं क्लास अटेंड करने में, आप उन्हें बता देंगे ताकि वो भी क्लास अटेंड कर सकें। ठीक है, और इसी चैनल के माध्यम से कहीं और सर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल यूट्यूब में मदर टेरेसा ट्यूशन पॉइंट लिखेंगे, स्पेलिंग सही सही, उनको चैनल दिख जाएगा, वो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकॉन को क्लिक कर लेंगे। जब भी कोई नया वीडियो जाएगा उनको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। और यदि आप में से भी कोई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कर लें। ठीक है, और ध्यान रखेंगे आज से जो क्लास का जो अपलोड होगा, जो भी वीडियो, वो ध्यान रखेंगे कि कौन सा 10th का है, कौन सा 9th का है। वो ऊपर में लिखा होगा, वो आप पढ़ लेंगे, क्योंकि सब एक ही में डाला जाएगा, इसलिए आपको परेशानी ना हो, इसलिए आप ऊपर में ही पढ़ लेंगे। फॉर क्लास 10th है या फिर फॉर क्लास 9th है या फिर फॉर क्लास 8 है या 7 है, किसके लिए है, उस वीडियो को आप ओपन करके आप क्लास अटेंड कर सकते हैं, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। क्योंकि सभी अभी तक केवल क्लास 10th का ही डाला जाता था, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होती थी। अब थोड़ी सावधानी से, मतलब जो आपका हो वो आप अटेंड करके क्लास करें। ठीक है, दूसरी सूचना कैम स्कैनर के बारे में। मैं बहुत सारे बच्चों ने नहीं समझ पाया कि ये कैम स्कैनर है क्या। बहुतों ने तो सोच लिया कि ये होमवर्क इसी पर आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कॉल किया, मैसेज किया, होमवर्क उस पर मैं नहीं भेज रहा हूँ आप लोग, होमवर्क तो वीडियो में ही आपको मिलेगा। मतलब वो केवल एक ऐसा एप्लीकेशन है, मतलब जिससे फोटो खींचा जाता है। सिंपल भाषा में हम ये कहें, फोटो कैमरा है वो। सिंपल भाषा में वो एक तरह का कैमरा है। उससे क्या होता है, कोई भी फोटो आप खींचते हैं तो वो साफ आता है। आप होमवर्क बनाएंगे, मेहनत करेंगे, और यदि फोटो साफ नहीं खींच पाएंगे तो फिर हम उसे देख कैसे पाएंगे, चेक कैसे कर पाएंगे। खास करके सैटरडे को जो टेस्ट होगा उसमें मुझे दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वो केवल एक प्रकार का कैमरा है और कुछ नहीं। मतलब यदि आप उसका यूज करेंगे तो मेरे लिए सहूलियत होगी चेक करने में, वो साफ आएगा। कैम स्कैनर से को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें और केवल उससे फ़ोटो खींच करके उससे वो वाला फ़ोटो भेजें जो कैम स्कैनर से खींचा गया, ताकि वो क्या होता है, गंदे तस्वीर को भी क्लीन कर देता है। बस ये केवल एक फ़ोटो खींचने का कैमरा मान के चलिए आप। ठीक है, मैं लिंक भी आज प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को जिसको दिक्कत हो रही है। चलिए, तीसरा एक बात और, आज जो होमवर्क भेजा था बहुतों ने, तो ग्राफ में बहुत ज़्यादा गलतियां देखने को मिल रही है। मतलब होता क्या है कि ग्राफ टेढ़ा बना लेते हैं आप, नहीं होना चाहिए। ग्राफ जब भी होगा तीनों बिंदु एक रेखा में होगा। यदि वह एक रेखा में नहीं है, इसका मतलब आपका गलत है। टेढ़ा बन रहा था बहुतों का ग्राफ इस तरह से, ऐसा नहीं होगा। ये टेढ़ा हो गया, दैट मीन्स कि आपने कुछ गलतियां कर दी हैं। मतलब माइनस प्लस एक्स वाई मान निकालने में ग्राफ जब भी होगा तो तीनों बिंदु एक रेखा में ही होगा। जैसे 3 बिंदु हम लोग प्रायः लेते हैं, तीनों बिंदु एक रेखा में आएगा तभी आपका ग्राफ सही है, अन्यथा वो गलत है। क्योंकि ग्राफ कभी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ हमेशा सरल रेखा होता है। यदि इस तरह का ग्राफ टेढ़ा आ गया तो फिर आपकी कुछ गलती है, आप उसे ढूंढें माइनस प्लस का ध्यान रख करके। क्योंकि सैटरडे को जो टेस्ट है, थोड़ा सा उस पर आपको सैटरडे के टेस्ट के बारे में कल के क्लास में मैं विस्तृत चर्चा कर दूंगा। क्योंकि कल फ्राइडे है और परसों सैटरडे को ही टेस्ट है, मतलब 16 तारीख को टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए उस दिन आप थोड़ा सा कल वाला वीडियो भी ध्यान से देख लीजिएगा। उसमें मैं और कुछ बता दूंगा आप लोगों को, ताकि 16 तारीख को टेस्ट देना है। मतलब 8 बजे पक्का आपके व्हाट्सएप पर क्वेश्चन जाएगा
और 9 बजे तक आपको बना के भेजने हैं। जितना भी बना सकें उतना ही बनाएं। ये मत सोचें कि सभी प्रश्न को मैं बनाऊं, सभी बनाने के चक्कर में आपको लेट हो जाएगा और 9 बजे के बाद यदि कोई आएगा तो सॉरी, उसको हम नहीं चेक कर पाएंगे, नहीं तो फिर टेस्ट का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। मैं मान लीजिए जितना प्रश्न दिया आपको उससे 1-2 कम भी बना पाए समय के अभाव में, तो आप 9 बजे तक भेज दें उसको फोटो खींच करके। कैम स्कैनर यदि तब तक यूज करना जान जाते हैं तो उसी से भेजें, अच्छा रहेगा, साफ सुथरा रहेगा। नहीं तो फिर जनरल जैसे आप भेजते हैं तो साफ सुथरा भेजें, मतलब अच्छे से, ताकि दिखे। ठीक है, चलिए अब मैं उन बच्चों का नाम ले रहा हूं जिन्होंने अच्छे से होमवर्क बना करके भेजा है। करमवीर 10A, सुमित 10D, अमोली 10A, मुस्कान 10A, आंचल 10C, प्रेरणा 10A, शिप्रा 10A, रिमझिम 10B, कृति 10A, शुभम 10B, शिवानी, नैना, मनीषा 10C, गौरव 10B, शिवम 10D, प्रेम 10A, श्रेया रानी 10A, अंकिता 10B, हेमंत 10B, अंजुला 10C, सानिया प्रवीण, रिमझिम 10D, नीतीश 10A, शशि राम कुमार, अंजलि 10C, स्वाति 10A, सुधांशु 10B, प्रिंस 10B, समीर, उमाकांत 10A, गौरव 10D, आलोक 10D, 10A आलोक और लाडली 10A। ठीक है, तो इन सभी बच्चों ने होमवर्क भेजा है। इसके अलावे भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने होमवर्क भेजा है। ठीक है, अब मैं आज मैं फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को। 2 क्लास मैंने फिजिक्स का लिया था। टेस्ट का चैप्टर डिसाइड हो गया। टेस्ट में कहां से कहां तक लूंगा, एक्सरसाइज 2.1 से 2.3 प्लस अभी जो ये 4 विधि मैंने पढ़ाया, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन और आलेख विधि, इतने की तैयारी आप अच्छे से कर लें। इतना में ही मैं टेस्ट लूंगा। ठीक है, अच्छे से करें, आप खुद से बनाएंगे तो यहीं तक का टेस्ट। आज और कल 2 दिन में फिजिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद परसों मतलब सैटरडे को 16 तारीख को टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद रिजल्ट सुना देंगे। संडे दैट मीन्स 17 तारीख से फिर मैथ स्टार्ट होगा। अब 17 तारीख से मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा मैथ में, एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, एक बात और, जिन बच्चों को ग्राफ में प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा ग्राफ में प्रॉब्लम हो रहा है, बहुतों ने ये मैसेज किया कि सर आप ग्राफ वाला फिर से पढ़ा दीजिए। इसकी क्या ज़रूरत है, आप उस ग्राफ वाले वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, आप समझ जाइएगा अच्छे से। यदि आपको ग्राफ में कुछ प्रॉब्लम है तो आप दोबारा से एक बार फिर से उस ग्राफ वाला जो वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पर, उसको देख लीजिए, आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, है ना। चलिए, तो हम लोग फिजिक्स में आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स में अंत में हम लोग पढ़े थे, परावर्तन के नियम हो गया था, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के गुण भी हो गए थे। ठीक है, अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण कहां से पढ़ना है हम लोग को, गोलीय दर्पण से। स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण से हमें पढ़ना है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। मतलब सीधे शब्दों में ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले से बनता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, है ना। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हम क्या किए, ये खोखला गोला है, शीशे का है, कांच का है, मैंने यहां से यहां तक काट के हटा लिया, इसको 2 भाग हटा लिया, एक इधर से ले लिया, एक इधर से ले लिया। ठीक है,
यदि हम इसके अंदर वाले सतह को रजतित कर दें, रजतित मैंने बताया था, रजतित किया, एक सतह को रजतित किया जाता है तभी वह दर्पण बनता है, तभी वह मिरर बनता है। तो यह भी गोलीय दर्पण है, और जब पीछे वाले सतह को रजतित कर दें तो यह भी एक प्रकार का गोलीय दर्पण है। दोनों ही गोलीय दर्पण है या नहीं? दोनों ही गोलीय दर्पण है। यदि हम इसके अंदर वाले सतह को रजतित कर दें, यह भी गोलीय दर्पण है, और जब इसके बाहर वाले सतह को रजतित कर दें, यह भी गोलीय दर्पण है। यह हो गया उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, और ये हो गया अवतल दर्पण। देखिए, तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले से बनता है, मतलब जो खोखले गोले का एक भाग है। देखिए, यह भी खोखले गोले से बना, यह भी खोखले गोले से बना, इसका मतलब यह भी एक गोलीय दर्पण है और यह भी एक गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण इसलिए दो प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल दर्पण और दूसरा, पहला किसी को बोले कोई दिक्कत नहीं है, पहला उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर। अब आपसे कोई पूछ दे अवतल दर्पण क्या है, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ है। देखिए, कोई भी दर्पण में दो सतह होते हैं, एक परावर्तक, आप घर में भी जो दर्पण यूज करते हैं वो समतल दर्पण, उसमें दो सतह है, एक परावर्तक है और एक रजतित है। जिधर आप चेहरा देख रहे हैं वो परावर्तक सतह है, जिधर बहुत चिकना है वो परावर्तक सतह है। तो उसी तरह अवतल दर्पण में भी दो सतह है। तो ऐसा दर्पण जिसके परावर्तक सतह धसे हुए होते हैं, धसा हुआ, एवं रजतित सतह उठा होता है, ये रजतित सतह है, ये उठा हुआ है, तो ये कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो अर्थात रजतित सतह धसा हुआ हो, ये रजतित सतह धसा हुआ है, तो ऐसे दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण मतलब कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ओके, तो हम लोग पढ़ लिए गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और वह कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के। मैं आपको क्लास 10 स्टैंडर्ड में जितना आवश्यक है उतना ही बता रहा हूं, क्योंकि आपको बोर्ड देने हैं। आप सभी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं। अभी आपका मेन फोकस आपका क्लास 10 का बोर्ड है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए, अब हम लोग को क्या पढ़ना है? हाँ, गोलीय दर्पण में क्या क्या होता है? सबसे पहले ध्रुव, पोल, इसे प्रायः P द्वारा सूचित किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। इसका जैसे मैं बताता हूं, आप समझें। मैंने आपको पहले भी कहा था, आज फिर से एक चीज बता रहा हूं कि मैं आपको फिजिक्स का नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, भेज दूंगा, ठीक है। अभी आप केवल समझें, ठीक है। नोट्स भेज दूंगा। अभी नोट्स लिखाने में समय की बर्बादी होगी, वो मैं भेज दूंगा, आप खुद से लिख लेंगे, ठीक है। तो कोई भी गोलीय दर्पण हो, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों ही गोलीय दर्पण है। इसका जो सतह है, ये पूरा सतह, इसका जो मध्य बिंदु है, इसी मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण का क्या कहा जाता है? ध्रुव। उसी तरह उत्तल दर्पण में भी ये सतह का मध्य बिंदु है, इसको क्या कहेंगे? ध्रुव। तो इस तरह से परिभाषा क्या हुआ? एक लाइन का परिभाषा, डिफिनेशन इसका हुआ कि गोलीय सतह के मध्य बिंदु को उस गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं, अर्थात पोल कहते हैं, है ना। चलिए, अब दूसरा हम लोग को पढ़ना है वक्रता केंद्र। दूसरा क्या पढ़ना है? वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे प्रायः C द्वारा सूचित किया जाता है।
ये सब क्या पढ़ा रहे हैं? वक्रता ध्रुव क्या हुआ, वक्र, जैसे कि देखिए हर चीज में कुछ ना कुछ पार्ट्स पुर्जा है। जैसे एक जनरेटर होता है जो हमें बिजली देता है, विद्युत देता है, उसमें पार्ट्स है, उसमें डायनेमो लगा हुआ है, उसमें चक्का है, ये है वो है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसमें स्टार्टर है। तो उसी तरह से दर्पण में क्या क्या होते हैं? तो दर्पण में ध्रुव होते हैं, वक्रता केंद्र होते हैं, और भी क्या क्या आएंगे वो भी मैं अभी बताऊंगा। तो वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? तो गोलीय दर्पण, देखिए जहां भी गोलीय दर्पण का चर्चा हो गया मतलब वहां दोनों दर्पण आ गया, अवतल भी उत्तल भी, कॉनकेव भी कॉन्वेक्स भी, दोनों दर्पण आ गया। ठीक है, तो गोलीय दर्पण मतलब अवतल या उत्तल दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग है, इस खोखले गोले से कोई भी अवतल या उत्तल किसी खोखले गोले का ही एक भाग होता है। तो जिस खोखले गोले से ये काट के निकाला गया है उसका, उस गोले का एक केंद्र तो होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उसके केंद्र को ही क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, और इसे C द्वारा इंडिकेट किया जाता है। ये भी C हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपने क्या देखा कि अवतल दर्पण का सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है, वक्रता केंद्र, ये परावर्तक सतह के सामने होता है, मतलब दर्पण के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण में यह अपोजिट होता है। वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है, मतलब रजतित सतह के सामने होता है यानी आप चित्र देख रहे हैं। इसका परिभाषा फिर से आप डेफिनेशन एक बार फिर से सुन लीजिए। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग है, जिस गोले का एक भाग है, उसके केंद्र को, उसके सेंटर को उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है ना? तो ये हो गया वक्रता केंद्र। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। दो चीज हो गए, गोलीय दर्पण में आने वाले शब्द क्या क्या, गोलीय दर्पण में क्या क्या यूज होगा, इसका बहुत यूज होगा इस पूरे चैप्टर में। ये एक्सरसाइज 1 थोड़ा लंबा चैप्टर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप निश्चिंत रहे। यदि यह लॉकडाउन रह भी गया तो मैं गारंटी लेता हूं, यदि आप ध्यान से क्लास करते हैं तो डिस्टिंक्शन लाने से आपको कोई नहीं रोकेगा। क्लास 10th के बोर्ड में मुझे आपके करियर की परवाह है, चाहे जैसे भी होगा। मैं, यदि आप अच्छे से क्लास अटेंड करते हैं तो मेरा दावा है कि मैं आपको डिस्टिंक्शन लगा कर रहूंगा 100%। लेकिन हाँ, आपको भी मेरा साथ देना होगा। चलिए, सारे क्लास अटेंड होंगे धीरे धीरे। अभी मैथ फिजिक्स हो रहा है, फिर आनंद सर का हिंदी इंग्लिश भी स्टार्ट होगा, फिर केमिस्ट्री स्टार्ट होगा साकेत सर का। निश्चिंत रहे, सभी कुछ होगा धीरे धीरे। चलिए, ये हो गया। अब तीसरा, इसी में तीसरा क्या है? अभी पहला चीज मैंने पढ़ा ध्रुव, उसके बाद वक्रता केंद्र। तीसरा है वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। स्मॉल r से भी कर सकते हैं या कैपिटल R से भी कर सकते हैं, वो कोई मैटर नहीं है। वक्रता त्रिज्या क्या है? जैसे मान लीजिए कोई दर्पण है, अवतल दर्पण है, जब तक हम उसे रचित नहीं करते हैं वह कोई दर्पण नहीं है। यदि हम बाहर वाले सतह को रचित कर दिए तो ये अवतल दर्पण हो गया, यदि अंदर वाले सतह को रचित कर देते तो यह उत्तल दर्पण हो जाता। हाँ, अब यह अवतल दर्पण हो गया, ठीक है, और इसके अंदर वाले सतह को रचित कर दिए तो यह उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए क्या है, जैसे अभी मैंने तुरंत बताया, यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है और दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। उसी तरह उत्तल दर्पण में भी यहाँ पर ध्रुव पोल होता है और इधर पीछे में क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब C होता है। ओके, अब
दोनों को मिला दीजिए, दोनों के जो बीच की दूरी है इसी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। इसी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। एक लाइन का डिफिनेशन। गोलीय दर्पण में, देखिए गोलीय दर्पण क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें दोनों दर्पण आ गया, दोनों ही गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र एवं ध्रुव, दोनों में वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है ना। चलिए, अब इसी से मिलता जुलता है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष या मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस या मेन एक्सिस, जो बोलिए मेन एक्सिस। मुख्य अक्ष क्या है? देखिए, वक्रता त्रिज्या और मुख्य अक्ष में थोड़ा सा अंतर है। कौन सा दर्पण है ये? कोई दर्पण नहीं। जब तक हम रजतित नहीं कर दें वह दर्पण नहीं है। अब ये दर्पण हो गया। अब ये कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण में ये क्या है? ध्रुव है। ये क्या है? वक्रता केंद्र है। दोनों से होकर गुजरने वाली रेखा। कहिएगा सर आप इसमें भी तो यही चीज बोले, नहीं, थोड़ा सा अंतर है। ये उत्तल दर्पण है, ये इसका वक्रता केंद्र है, यह इसका ध्रुव है। दोनों से होकर गुजरने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहा जाता है या प्रधान अक्ष कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है ना। देखिए, दोनों में अंतर क्या है? यहाँ क्या बोले? दोनों के बीच की दूरी को, मतलब उसकी डिस्टेंस लिमिट है, उसको हम बाएं और दाएं नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुख्य अक्ष को हम जितना चाहें उतना आगे और पीछे बढ़ा सकते हैं। प्रधान अक्ष को क्या बोले कि गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र एवं ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा, जितना मन चाहे उतना आप बाएं और दाएं बढ़ा सकते हैं। उसी तरह उत्तल दर्पण में भी ध्रुव, ये हो गया P, एवं ये वक्रता केंद्र, दोनों से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं या प्रधान अक्ष कहते हैं, जो बोलिए या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ये लिमिट है, इसको जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, दोनों से होकर गुजरने वाली रेखा। और यहां पर क्या बोले? दोनों के बीच की दूरी, बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मैं मिटा रहा हूं। नोट्स मिल जाएंगे, चिंता नहीं करनी है आप लोगों को। अभी आप केवल पढ़ें, समझें, समझना ज्यादा जरूरी है। चलिए, 4 चीज हो गए। अब 5वां, द्वारक। द्वारक किसे कहते हैं? एक लाइन का डिफरेंस। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये दर्पण है, अवतल दर्पण है, गोलीय दर्पण है, जो बोलिए। गोलीय दर्पण तो दोनों है। ये उत्तल, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। दर्पण की चौड़ाई कैसे निकालते हैं? एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है, पैरेलल, समांतर। अब इन दोनों के जो बीच की जो ये दूरी है, डिस्टेंस है, यही हो गया द्वारक। यही क्या हो गया? द्वारक। इसकी चौड़ाई को, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसमें कैसे निकलेगा? इसमें भी पैरेलल लाइन खींच दिए। अब ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, ये द्वारक कहलाएगा। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहते हैं? द्वारक। देखिए, इसमें एक बात, यदि कोई दर्पण इस तरह से है, ये भी अवतल आकार का ही दिख रहा है,
अवतल ही है, तो इसकी चौड़ाई अधिक है, यहां से लेकर के यहां तक सटेगा यहां पर, ठीक है। तो ये द्वारक हो गए। और कोई दर्पण इस तरह का है तो इसका द्वारक कम होगा इसकी अपेक्षा। क्यों? जब हम इसको इसे मिलाते हैं, इसको इससे मिलाएंगे तो ये बीच का दूरी कम होगा। तो ये हो गया। इस तरह का कोई दर्पण यदि रहेगा इस तरह का, तो वो क्या होगा, उसका द्वारक अधिक होगा। और इस तरह का रहेगा तो इस तरह का, तो छितरा हुआ टाइप का, तो क्या होगा, इसका द्वारक कम होगा। तो परिभाषा क्या पढ़ा हमने, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। मान लीजिए आपको एग्जाम में कोई भी डिफिनेशन आता है तो आपको 2 फिगर बनाने होंगे। जैसे आ गया क्वेश्चन है, मान लीजिए गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या की परिभाषा लिखें, तो आप लिखेंगे परिभाषा, पहले डिफिनेशन लिख देंगे, उसके बाद दोनों चित्र बनाना होगा, अवतल एवं उत्तल, क्योंकि दोनों ही गोलीय दर्पण है। मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं। चलिए, द्वारक हो गया 5वां, ठीक। उसके बाद छठा चीज है फोकस। फोकस कहिए, मुख्य फोकस कहिए, नाभि कहिए, फोकस बिंदु, इसके कई नाम हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी गोलीय दर्पण का, बहुत सारे नाम से जाना जाता है। मेन फोकस या फोकस, ठीक है, कहते हैं किसको है। ये अवतल दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ये इसका क्या है, ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है। ये जो लाइन गुजर रही है ये क्या है, मुख्य अक्ष है। उसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, और दोनों से होकर जो लाइन गुजर रही है वो क्या है, मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब देखिए, अब हमको पढ़ना क्या है, फोकस किसे कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये मुख्य अक्ष है, प्रधान अक्ष है, इसके समांतर एक किरण आ रही है, समांतर आप देख रहे हैं, देखने में आपको लग रहा होगा कि इस प्रधान अक्ष के समांतर है, किरण आपतित होती है, तो दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा, वो मुख्य अक्ष को किसी एक बिंदु पर काटते हुए पार कर जाएगी। यहां पर काटते हुए पार कर रही है, तो जिस बिंदु पर काटती है वही हो गया मुख्य फोकस या नाभि, जो कहिए इसे एफ द्वारा, बड़ी एफ से प्रायः सूचित किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। फिर से हम समझा देंगे। उसी तरह उत्तल दर्पण में कोई प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, मान लीजिए वो एम बिंदु पर आ रही है, तो ये परावर्तन के बाद ये उत्तल दर्पण क्या करेगा, प्रकाश किरणों को ऊपर भेज देगा, भेजेगा ना, ऊपर परावर्तित कर देगा। तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, दर्पण के पीछे के जिस बिंदु से आती हुई प्रकाश किरण, जब आप इधर से देखेंगे आंख लगा करके, तो आपको लगेगा कि ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के इस बिंदु से आ रही है। तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। अवतल दर्पण में क्या हुआ, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, दर्पण के एम बिंदु पर टकराई, टकरा करके मुख्य अक्ष को यहां पर काट रही, जहां पर काटी, टकराने के बाद नीचे जाएगी ना, तो जिस बिंदु पर काटेगी वो बिंदु मुख्य फोकस हो गया। और उत्तल दर्पण में एक प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, परावर्तन के बाद ऊपर चली जाएगी, और जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, लगता है, मालूम पड़ता है, उस बिंदु को उस गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब दोनों डिफिनेशन को एक साथ लिखना है, कैसे, ध्यान से सुने। जब किसी गोलीय दर्पण में दोनों दर्पण आ गया,
कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, इसमें भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, इसमें भी आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटेगी या प्रकाश किरण जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस। और एक बात आप ध्यान रखें कि यह फोकस जब भी होगा तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीच में होगा। इधर भी आप देख रहे हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के, वक्रता केंद्र ये है और ध्रुव के ठीक बीच में, एकदम सेंटर, एकदम नाप के उसके बीच में पड़ेगा मुख्य फोकस या नाभि, है ना। तो ये 6 चीज हो गया। 7वां चीज, यदि आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हुई हो, ठीक है, तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा सुन लें। फोकस दूरी या इसको फोकसांतर भी कहते हैं या नाभ्यांतर भी कहते हैं। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, इसे फोकस दूरी या फोकसांतर कहा जाता है। इसको ध्यान से अब देखिए, ये बिल्कुल आसान, ये कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, ये इसका क्या है? ध्रुव है। अभी हमने क्या पढ़ा था? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते थे, लेकिन यहां ध्रुव से जब फोकस मान लीजिए यहां पर है, तो दोनों के बीच की दूरी को फोकस दूरी, और इसे प्रायः छोटी एफ द्वारा सूचित करते हैं। फोकस बिंदु को बड़ी एफ से और फोकस दूरी को छोटी एफ से। फिर से एक बार डिफिनेशन, मुख्य फोकस यहां पर है एवं ध्रुव के बीच की दूरी को, मतलब मुख्य फोकस और ध्रुव इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी। उसी तरह उत्तल दर्पण में भी जो भी काम होगा दोनों दर्पण में होगा, नहीं तो दूसरा गुस्सा आ जाएगा। ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है, दोनों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी। इसे स्मॉल एफ से इंडिकेट करेंगे हम लोग, ठीक है। एक बार फाइनली स्पीड में, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद, यहां से परावर्तित हो रही है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या मुख्य प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक, अब फोकस दूरी, मुख्य फोकस जहां पर आया यहां पर है, इससे ध्रुव के बीच की दूरी को, उसी तरह उत्तल में भी ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और ध्रुव से वक्रता केंद्र तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं उसको। ओके, यदि इसमें से कुछ आपको उतारना है तो आप लोग रोक के उतार सकते हैं। चलिए, अब एक और क्वेश्चन आता है अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, एवं उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण। कल का क्लास अच्छे से जरूर अटेंड कर लेंगे। कल मैं टेस्ट के बारे में और भी विस्तृत रूप से बता दूंगा, ताकि आपको 16 तारीख को सैटरडे को 8 बजे मॉर्निंग में टेस्ट देने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए, आज और कल 2 दिन फिजिक्स का क्लास होगा,
परसों टेस्ट होगा, उसके बाद फिर संडे से क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, सैटरडे वाला क्लास ऑफ रहेगा मेरा। ठीक है, सैटरडे को टेस्ट होगा, सैटरडे को क्लास नहीं होगा, सैटरडे को कोई भी वीडियो अपलोड नहीं होगा, ध्यान रखें। क्लास 10th का नहीं होगा और सभी क्लास का होगा। चलिए, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण एवं उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर को अभिसारी दर्पण, कन्वर्जिंग मिरर, और इसको डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहा जाता है? अपसारी दर्पण क्यों कहा? देखिए, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण, ये मुख्य अक्ष है, ये प्रधान अक्ष, जो भी ले लें आप। ठीक है, या इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं, ऐसे समझ लेंगे आप इस प्रश्न को। ठीक है, ये अवतल दर्पण है, शॉर्ट में अवतल उत्तल। चलिए, जब कोई प्रकाश किरण इस पर आपतित होती है एक दूसरे के समानांतर, जितनी भी प्रकाश किरणें अवतल दर्पण पर आपतित होती हैं, अवतल दर्पण क्या करता है? सारे प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है। मिलाने का मतलब हुआ कन्वर्ज कर देता है, मिला देता है, इसीलिए उसे कन्वर्जिंग मिरर अर्थात अभिसारी दर्पण कहते हैं। ये दर्पण क्या करता है कि सभी प्रकाश किरणें जो एक दूसरे के समानांतर जो भी किरणें आ रही हैं, सभी को एक बिंदु पर देखिए मिला रहा है ना यहां पर। तो अभिसारित करना का मतलब ही होता है मिलाना, कन्वर्ज करना। और उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जो भी प्रकाश किरणें इस पर आ रही हैं, इसको ये क्या करता है? डाइवर्ज कर देता है, अपसारित कर देता है, फैला देता है भिन्न भिन्न दिशाओं में। किसी को उधर भेज देगा, किसी को इधर, किसी को इधर। आप क्या देख रहे हैं? किसी को मिलने नहीं दिया, एक को उधर, एक को इधर और एक को इधर। मतलब ये दर्पण दोस्ती कराता है और ये दर्पण वैर कराता है। इसको ऐसे से याद रखें। मतलब ये क्या करता है? सभी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है, मतलब कन्वर्ज कर देता है, इसीलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है, अभिसारी दर्पण। और जस्ट इसका अपोजिट है उत्तल दर्पण। ये प्रकाश की किरणों को भिन्न भिन्न दिशाओं में अपसारित कर देता है, फैला देता है, और इसीलिए उसका नाम पड़ गया अपसारी दर्पण, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, अब देखिए, ये सब प्रश्न आपके नोट्स में मिलेंगे। अब एक क्वेश्चन आज का ये अंतिम प्रश्न हम बताने जा रहे हैं। यदि किसी अवतल दर्पण की सहायता से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में आप कागज के टुकड़े को जलाना चाहें तो उसे कहां रखेंगे और क्यों? क्वेश्चन आप सुन लिए, यहां देखिए, कोई अवतल दर्पण है, आप इस प्रैक्टिकल खुद भी कर सकते हैं। कोई अवतल दर्पण है, अब इसकी सहायता से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब दिन में दोपहर का टाइम हो जिस समय धूप तीखा होता है तो और भी अच्छा होगा। ठीक है, आप किसी कागज के टुकड़े को कैसे जला सकते हैं? देखिए, ये सूर्य है, सूर्य से अनंत किरणें अवतल दर्पण पे आके टकराएंगी। हम क्या करेंगे? ऐसा दर्पण को सेट करेंगे, छत पर चढ़ जाएंगे या फिर जैसे भी होगा ऐसा सेट करेंगे ताकि प्रकाश किरणें इस दर्पण से टकराकर एक बिंदु पर मिले। और ऐसे भी हम अभी तुरंत बताए कि अवतल दर्पण है अभिसारी दर्पण। ये दर्पण दोस्ती कराता है, मतलब सारे प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है। तो सोचिए, सूर्य से तो अनगिनत लाखों करोड़ों अरबों खरबों किरणें आएंगी इस अवतल दर्पण पर, और अवतल दर्पण क्या करेगा? उस स्थान पर सारे प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है। देखिए, अब प्रैक्टिकल आ जाइए। छत पर हम एक स्टैंड लगाएंगे, या छत पर नहीं, नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, वहां प्रकाश की किरणें आए अवतल दर्पण पे, एक स्टैंड लगाएंगे। ठीक है, और मान लीजिए हम एक स्टैंड लगा दिए,
ठीक है, उसमें पर्दा लगा दिए हम, पर्दा कस दिए। अब अवतल दर्पण को सूर्य के सामने रखेंगे और ऐसा रखेंगे कि इस पर्दे पर एक वाइट ऐसा धब्बा बनेगा, गोल ऐसा धब्बा प्रकार। अब बोलिए सर, जब दर्पण को आगे पीछे करेंगे तो हम देखेंगे कि वहां पर्दा पर एक गोल ऐसा धब्बा बनता है, उजले कलर का, व्हाइट कलर का। क्यों बनेगा? तो इसलिए बनेगा क्योंकि अनगिनत किरणें यहां पर इस पर्दे पर आके इस दर्पण पे टकराई और टकरा करके इस पर्दे पर मिल रही है। हम क्या करेंगे, दर्पण को आगे पीछे बाएं दाएं करेंगे, कई स्थितियों के लिए बनेगा, लेकिन जिस स्थिति के लिए वो उजला धब्बा सबसे चमकीला होगा वहां पर हम अपने दर्पण को स्थिर कर लेंगे। सबसे चमकीला है, इसका मतलब है कि यहां पर अवतल दर्पण का मुख्य फोकस पड़ रहा है। यहां पर क्या पड़ रहा है? दर्पण का मुख्य फोकस हो रहा है। अब इसी स्थान पर उस कागज के टुकड़े को लगा देंगे। उस कागज के टुकड़े को क्या करेंगे, उसी स्थान पर जहां पर पर्दे पर उजले रंग का धब्बा बन रहा है वहां पर कागज को सेट कर देंगे या पिन मार देंगे, जैसे भी हम सेट कर सकें। लैब में सारी व्यवस्थाएं होती हैं और कुछ देर तक उसी स्थिति में छोड़ देंगे। तो आप ही बताइए, इतनी अनगिनत किरणें एक बिंदु पर मिल रही हैं तो उस कागज के उस स्थान का टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ने लगेगा और जैसे ही कागज के ज्वलन ताप की प्राप्ति हो जाएगी वह कागज जल उठेगा थोड़ी देर तक उसी स्थिति में छोड़ने के बाद। ये स्थान काला तो अवश्य हो जाएगा। कागज का वो स्थान जहां पर सभी प्रकाश किरणें पड़ रही हैं, जो भाग उजला है वो भाग जल के काला हो जाएगा। यदि हम उसको जल्दी जलाना चाहें तो एक माचिस की तीली को सेट कर देंगे ताकि उसका वो फास्फोरस वाला आगे वाला हिस्सा इस उजले धब्बे पर पड़े तो वो लहक भी उठेगा, लेकिन लहकाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। कागज का वो भाग जल के काला हो जाएगा। तो क्या करेंगे, उस पर्दे पर जिस स्थान पर उजले रंग का व्हाइट कलर का धब्बा बनेगा वहीं पर कागज को सेट करेंगे, है ना। हम पर्दा नहीं भी लगाएंगे, डायरेक्ट कागज ही लगाएंगे स्टैंड में, वो और भी बेटर है। कागज लगाए जहां पर उजला रंग का धब्बा बना, क्यों बना? तो अनगिनत किरणें आ रही हैं, तो किरणें आएंगी तो वो अपने साथ उसमें विकिरण को भी लाएंगी, हीट को भी लाएंगी, तो उस स्थान का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और बहुत जल्दी उसके ज्वलन ताप की प्राप्ति हो जाएगी और वो कागज जल जाएगा। होगी। तो इस प्रकार हम किसी अवतल दर्पण की सहायता से कागज के टुकड़े को जलाना चाहें तो जला सकते हैं। ठीक है, और इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न है, उस पर हम थोड़ा 1 मिनट चर्चा कर लेते हैं, फिर आज की क्लास को समाप्त कर देंगे। कोई अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी आप कैसे ज्ञात करेंगे? मान लीजिए हम एक अवतल दर्पण आपको बाजार से खरीद के लाके दे दिए, आपको क्या करना है, उसका फोकस दूरी ज्ञात करना है। बस इसी तरह जैसे अभी किए, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में आप ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो एक अवतल दर्पण है आपके पास, क्या करेंगे, एक कागज या एक कागज को स्टैंड में कस देंगे, जैसे अभी बताए, खाली कागज या एक पर्दा कस देंगे, जो भी कसना हो। अब क्या करेंगे, अवतल दर्पण को आगे पीछे हिलाएंगे, थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे, आप देखेंगे कि एक ऐसी स्थिति आएगी कि कागज पर व्हाइट कलर का सबसे चमकीला धब्बा बनेगा। जिस स्थिति के लिए सबसे चमकीला धब्बा बनेगा वहां पर अपने दर्पण को हिलाना बंद कर देंगे, दर्पण को क्या करेंगे, स्टैंड में कस देंगे। ये तो पहले से स्टैंड में कसा हुआ है, यहां पर बना, क्यों बना, क्योंकि यहां पर इसका फोकस पड़ा। अब यहां से इसके बीच की दूरी को नाप लेंगे और ये दर्पण की फोकस दूरी के बराबर होगी। हमने कहा था आपको अभी कुछ देर पहले कि मुख्य फोकस एवं ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो जितना मान लीजिए 20 सेंटीमीटर आया तो F = 20 सेंटीमीटर, 50 आया तो फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर हो गया। क्या किए, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में एक अवतल दर्पण को लगा दिए। अवतल दर्पण क्या करता है, अनंत से आ रही, अब सूर्य से आ रही अनगिनत प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है।
एक बिंदु पर क्या करता है, मिला देता है, और इसीलिए यहाँ पर व्हाइट रंग का धब्बा बनेगा। जहां पर सबसे चमकीला धब्बा बना वही उसका मुख्य फोकस है, गोलीय दर्पण का, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है। अब इस फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को स्केल की सहायता से, फीता जिसको बोलते हैं, उससे नाप लेंगे। वह दूरी क्या हो जाएगी, उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लगभग बराबर हो जाएगी। और इसी से मिलता जुलता प्रश्न भी इसका पहले वाला था। और यदि हमको कागज के टुकड़े को जलाना हो तो कागज का टुकड़ा कुछ देर तक उसी स्थिति में छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो कागज का टुकड़ा जल उठेगा। और जलाना नहीं है, केवल फोकस दूरी एवं ज्ञात करना है, तो स्केल से नाप लेंगे, उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी मालूम हो जाएगी। चलिए, ये होमवर्क है, आप होमवर्क को उतार लें। पांच सवाल मैंने दिया है। अब आप ये ना सोचें कि सर पढ़ाए फिजिक्स, होमवर्क दे रहे हैं मैथ का। फिजिक्स में अभी हम कुछ दे नहीं सकते हैं, अभी केवल पढ़ा रहे हैं, आपको समझना है, इसलिए होमवर्क तो मुझे मैथ का ही देना होगा ना। चलिए, आपकी प्रैक्टिस होगी, इससे आप चारों विधि से बनाएंगे इन सवालों को, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन और आलेख। आलेख मेथड ग्राफ कॉपी पर बनाएंगे, पेंसिल से बनाएंगे। दुकान भी सभी खुल चुके हैं, आपको कॉपी भी मिल जाएगी, ग्राफ कॉपी भी मिल जाएगी, स्केल वगैरह जो भी आवश्यकता है, अभी अब सब कुछ उपलब्ध है मार्केट में, यहाँ आपके आस पास भी मिल जाएगा। तो 5 सवाल को चारों विधि से, मतलब टोटल 20 सवाल हो गए, 20 सवाल हो गए। प्रैक्टिस करें, फायदा होगा आपको सैटरडे वाले टेस्ट में भी। और एक बात मैं बता दूं, इस टाइप का जो मैं सवाल दे रहा हूं, बहुत सारे बच्चों ने इसमें गलती कर दी है, क्योंकि x का मान बड़ा निकल जाता है। x का मान निकल गया, मान लीजिए 15, आपके कॉपी पर नहीं अट रहा है, आप क्या करते हैं, बाहर बना देते हैं। नहीं, आप पैमाना चेंज कर दें। हम क्या लेते हैं, एक बड़ा घर बराबर 1 इकाई मानते हैं। यदि आपको x का बड़ा मान आ रहा है y का, तो आप क्या करें, पैमाना बदल दें उसका। x बराबर 5 ले लें, एक घर 5 का मान लें, 0, 5, 10, 15, 20, 2 का ले लें, 10 का ले लें, लेकिन कॉपी से, ग्राफ कॉपी से बाहर नहीं जाने दें आप। तो ये सभी सवाल आपको बनाने हैं। अपने वीडियो को रोक करके आप क्या करें, इसको उतार लें। ये 20 सवाल आपको आज बना करके भेजने हैं। अच्छे से प्रयास कीजिए कैम स्कैनर यूज करने का। यदि दिक्कत हो तो फोन करके बात कर लीजिए आप। चलिए, आप लोग अच्छे से रहिए, घर में बढ़िया से रहिए, पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद। आज का क्लास हम यहीं समाप्त कर रहे हैं।